अगर तू लड़का है, तू मर्द है तो इमोशनली ड्रिवन, हाँ, तो बात नहीं कर सकते। सही बात है। मानसिक बीमारी कैसे होगी? तू कैसे तुमको कमजोर कैसे है? हो सकती है? ला मैं ना मर्द होके भी ऐसे कैसे तुम रो सकते हो? तू तो लड़का है, तू कैसे रो सकता है? तू कोई लड़की है, कैसे रो रहा है? करेक्ट। इज इट? मेंटल इलनेस है या मेंटल डिसऑर्डर है, उसका कोई एक एसओपी नहीं है कि भाई हाउ वी कैन Yes, कैप्चर इट। that's the biggest problem. Depression is the most common mental health issues. Anxiety, obsessive compulsive disorder, ठीक है। schizophrenia. अगेन इसका रीजन क्या है? जैसे मैं इसके स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि रीजन क्या है कि लोग मेंटली इतना सफर कोई कर रहे हैं? बीमारी होती है वो अपने देवी देवता को करा रहा है, कोई क्या ऊपरी हवा का टोना टोटका कि जादू। इसके अंदर मैम अल्कोहल का क्या या रोल है? ये जो मेंटल हेल्थ की बात करी उसके लिए अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है। डेली रूटीन के अंदर व्हाट वी कैन डू? डेली रूटीन के अंदर सबसे मेजर फैक्टर है कि वी हैव टू डिक्रीज आवर स्क्रीन टाइम। नीना मैम, वेलकम टू द चंबल टॉक। थैंक यू। इट्स रियली गुड टू हैव यू हियर। मैं सिंस वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था दैट वी नीड टू गेट अ साइकियाट्रिस्ट एंड वी नीड टू टॉक टू हर, क्योंकि करंटली अभी मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं। एंड बिफोर दिस पॉडकास्ट आई वाज आल्सो डूइंग कपल ऑफ माय रिसर्च, तो उसके अंदर कपल ऑफ फिगर्स मेरे सामने आए हैं कि मोर देन 20% ऑफ द पीपल इंटायरली आर डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस, जिसके अंदर से 70 to 90% ऑफ द लोग ट्रीटमेंट ले ही नहीं पा रहे। यस, ये ट्रू है। एंड नॉट इवन 20, इन इंडिया मोर देन 25% लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं। एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हर चार में से एक इंसान को कोई ना कोई मानसिक बीमारी है। मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी और एनी अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। बट पेशेंट्स डोंट यूज टू कम बिकॉज दे डोंट नो कि दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज। अवेयरनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, स्टिग्मा है, तो वो नहीं आ पाते हैं यहाँ पे। सो डू यू थिंक कि कंपेयर टू बिफोर ये थोड़ा अवेयरनेस लोगों में आ रहा है? पहले के कंपैरेटिवली अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि जैसे कि एजुकेशन बढ़ रही है या थ्रू सोशल मीडिया या वॉट एवर द सोर्सेज, जो भी सोर्सेज है, न्यूज़पेपर, अवेयरनेस बढ़ रही है। पर जितना ज़्यादा स्टिग्मा है या जितना ज़्यादा मिथ है उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो स्टिल बहुत कम है। जितनी हमें रिक्वायर्ड है वो उससे बहुत कम है। तो जनरली लोगों को मेंटल इलनेस को लेकर स्टिग्मास क्या रहता है? उन्हें बहुत सारे स्टिग्मा रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि सोसाइटी में अगर किसी को पता चलेगा कि हमें कोई मानसिक बीमारी है तो लोग हमें पागल समझेंगे। वो एक वर्ड समझते हैं। उन्हें ये नहीं समझता कि ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी। ब्रेन भी बीमार पड़ सकता है और उसको भी इलाज की ज़रूरत है। राइट। पर जैसे वो बॉडी के बाकी पार्ट्स का इलाज कराते हैं, वो ब्रेन को समझते ही नहीं है, डिजर्व ही नहीं करने देते कि वो भी बीमार हो सकता है। दूसरा, उन्हें ये लगता है कि ठीक है, विचार ही तो है, हमारे कंट्रोल में, हम खुद ठीक कर लेंगे। या कई बार घर वालों से जाके अगर शेयर करते हैं कि अरे मुझे प्रॉब्लम्स आ रही, तो घर वाले बोलते हैं तू फालतू ज़्यादा सोचता है, सोचा ही मत कर। वो ये नहीं समझ पाते कि बीमारी है इसलिए विचार नेगेटिव आ रहे हैं। Alright. वो ये नहीं सोच पाते, वो उल्टा ये विचार के उन्हें सजेशन देते तू कम सोचा कर, तेरी गलती है, मतलब तेरी बीमारी तेरी गलती है, समथिंग। तो और बाकी उन्हें ये लगता है कि किसी को पता चल जाएगा तो जवान लड़का है शादी नहीं होगी, जवान लड़की है शादी नहीं होगी, ये स्टिग्मा होता है। अभी से बच्चे का पता चल गया, लोग मजाक उड़ाएंगे, हमारी फैमिली का मजाक उड़ाएगा कि इनके बच्चे को कोई तो मानसिक बीमारी है। तो जैसे बाकी बीमारियों को लेके तो लोग बताते हैं कि हमें बीमारी है ताकि हमें सिंपैथी मिले। मानसिक बीमारियों को लेके इतना स्टिग्मा है कि लोग छुपाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि उन्हें ये हमेशा रियलाइज करवाना है कि मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। वो इस डिफरेंस को नहीं समझ पाते कि मानसिक रूप से स्ट्रांग होना और बीमार होने में बहुत अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एथलीट है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, पर अगर मच्छर उसको काटेगा तो डेंगू मलेरिया उसको भी होगा, बीमार वो भी हो सकता है। तो इट्स अबाउट कि मेंटली स्ट्रांग होना अलग होता है और मानसिक रूप से बीमार होना अलग है। पर उन्होंने मानसिक बीमारी को अपने मानसिक स्ट्रांगनेस से कंपेयर कर रखा है कि लोग समझेंगे मैं तो मानसिक रूप से कमजोर हूँ। ओके। ऐसा तो उसके अंदर भी मैम एक वो पॉइंट आता है कि जैसे लेट्स से पेट खराब है या कॉमन कोल्ड है, उसके सिम्टम्स दिख जाते हैं, बट मेंटल इलनेस है या मेंटल डिसऑर्डर है, उसका कोई एक एसओपी नहीं है कि भाई हाउ वी कैन कैप्चर इट। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मानसिक बीमारियां, मेंटल हेल्थ इश्यूज जब भी होते हैं, सिम्टम्स किसी और को नजर नहीं आते। ज्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज में कुछ कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है जहाँ नजर आते हैं। तो 99% जब भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, सिम्टम्स नजर ही नहीं आते, क्योंकि ब्रेन का फंक्शन होता है सोचना, समझना, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट।
तो जब ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो यही चीजें डिस्टर्ब होंगी, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। तो वो किसी को कैसे पता चलेगी until unless you will not share। तो उसको डायग्नोस कैसे, आई मीन लेट्स से एज एन इंडिविजुअल कब पता चलना चाहिए कि नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम? ये तब होगा जब अवेयरनेस होगी। बात ये कि जब तक आपको पता ही नहीं है, व्हाट माइंड नोज आईज रीड। तो अनटिल अनलेस आपको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि ये बीमारी है, तो वैसे भी आप नहीं अप्रोच कर पाओगे। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज को फाइट करके ट्रीटमेंट लेने तक एक नहीं 1000 ऑब्स्टिकल्स हैं। पहला ऑब्स्टिकल तो ये कि अवेयरनेस नहीं है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि मेरे को कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है। दूसरा, अगर बाई चांस अवेयरनेस हो जाए तो वो लोगों से बताने में घबराता है, घर वालों को बताने में घबराता है बिकॉज ऑफ स्टिग्मा। तीसरा, कई बार बता भी देता है तो पेरेंट्स या जो भी घर वाले हैं उनकी एक्सेप्टेंस इतनी पुअर होती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि तुझे कोई बीमारी है। अगर वो आ भी जाए डॉक्टर के पास तो वो इलाज को लेके इतनी सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्स हैं कि वो इलाज नहीं ले पाता। तो ये सारे ऑब्स्टिकल्स हैं ओके, जो है। सो कॉमन लेट्स से मेंटल इलनेस से जिससे लोग डील कर रहे हैं वो कौन से इफ वी हैव टू नेम इट? या कॉमन इलनेसेस जिनसे लोग डील कर रहे हैं, डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, शिजोफ्रेनिया, ठीक है, डी एडिक्शन। मतलब एडिक्शन इज अ पार्ट। तो एडिक्शन बहुत बड़ी चीज है, नशा इतना कॉमन हो गया है। एंड दिस एडिक्शन पार्ट कम्स अंडर साइकेट्री। सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि लोग बिल्कुल ही नहीं बताना चाहते। उनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे मुझे सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज हैं। वो जैसे बाकी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को लेके स्टिग्मा है, पर सेक्सुअल हेल्थ को लेके और ज्यादा स्टिग्मा है, बिकॉज डेट ऑल्सो कम्स अंडर द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। उन्हें ये पता ही नहीं है कि सेक्सुअल हेल्थ भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंडर आती है। ओके, सो दैट बेसिकली कंट्रीब्यूट्स टू मेंटल इश्यूज। यस, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स। तो इसके अंदर से सबसे ज्यादा कॉमन चीज कौन सी जिससे लोग डील कर रहे हैं करंटली? अभी जो मोस्ट कॉमन है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी। ओसीडी, डिप्रेशन, देन एंजाइटी, देन ओसीडी। सो अगेन इसका रीजन क्या है? जैसे मैं इसके स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि रीजन क्या है कि लोग मेंटली इतना सफर कर रहे हैं? ईयर बाय ईयर बढ़ते जा रहे हैं। उसके दो रीजन हैं। पहला तो ये कि ऑब्वियसली मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही है। बहुत सारे रीजन है। हमारी जो लाइफस्टाइल बदली है, कहीं ना कहीं जो हमारे मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुआ है, सोशल मीडिया इंटरेक्शन से भी मानसिक बीमारियां बढ़ रही है। लाइफस्टाइल खराब, रात में बच्चे जगते हैं, दिन में सोते हैं, खान पीन बिगड़ रहा है, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब है जिसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो रही है। ओके, दूसरा इसलिए भी क्योंकि अब अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी है तो कंपैरेटिवली पता चलता है। पहले लोगों को डिप्रेशन हो जाता था, सुसाइड कर लेते थे, तब तक पता ही नहीं चलता था इसको कोई बीमारी। उनको लगता था ऐसे ही हो गया, ऐसे ट्रेन के आगे चला गया, या ऐसे छत से कूद गया, या ऐसे ऊपरी हवा में आ गया इसलिए मर गया। वो कुछ भी बात बना लेते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि पेशेंट वो सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल हेल्थ इश्यू सिंस लॉन्ग टाइम। तो उसे जानते ही नहीं थे। अब लोग जानते हैं तो सो कॉल अवेयरनेस बढ़ी है थोड़ी, तो अवेयरनेस बढ़ने से रेशो भी बढ़ गया। ओके। तो इस केस के अंदर मैम इज द जैसे फॉर एग्जांपल नाउ यू हैव टू स्पेक्ट्रम्स ऑफ पीपल। एक हो गया जो लेट्स से रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं आपके पास, एक है जो लेट्स से अर्बन एरिया से लोग आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अर्बन एरियाज में जो भी लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं। तो वो भी एक इशू है क्या कि लोग खुद से रीड करें, खुद से एनालाइज करके खुद ही कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं? हाँ, दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। ज़्यादातर लोग गूगल डॉक्टर बन चुके हैं, तो वो अभी अपने हर सिम्टम को बहुत ओवर एनालाइज करते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को बहुत दिक्कत आती है ट्रीटमेंट में। इट्स नॉट अबाउट मी एंड मतलब साइकेट्रिस्ट, इट्स अबाउट सारे डॉक्टर्स, जितने भी डॉक्टर्स हैं सबके ये प्रॉब्लम है कि पेशेंट अपने सिम्टम्स गूगल से एनालाइज करता है। वो समझता कुछ भी नहीं है, ज्ञान बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं है, पर वो बस वो एक चीज़ रीड करके और वो उसको तो उससे प्रॉब्लम ट्रीटमेंट में भी आती है, पेशेंट को खुद को भी आती है। तो दिस इज द बिगेस्ट, अभी सबसे बड़ा बीमारी यही बन गया है कि लोग गूगल डॉक्टर हो गए। ये एक इडियट सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम कैटेगराइज किया है ऐसी। तो इडियट सिंड्रोम? इंटरनेट डिराइव्ड सिंड्रोम है ये। ओके, तो वो होता है कि कोई भी बीमारी ऐसे डायग्नोज करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट खुद ही गोली दवा ले लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन तक होता है। साइकेट्रिक मेडिकेशन जिसको देने के लिए 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात हजारों मरीज देखने पड़ते हैं, वो पेशेंट अपने आप ले लेता है सिर्फ 1-2 मिनट पढ़ के। तो डेट्स अ बिगेस्ट इशू, मतलब बहुत थ्रेट है, रिस्क है अपनी सोसाइटी को। तो जो मेडिसिन है मैम आर दे कंट्रोल और जनरली मिल जाती है फार्मेसी पे? नॉर्मली एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मिलनी चाहिए अंडर, जब तक अंटिल अनलेस साइकेट्रिक प्रिस्क्रिप्शन ना हो। पर हमारे यहाँ सब कुछ मिलता है। Right. क्योंकि जब पेशेंट आते हैं मैं पूछती हूँ कहाँ से नींद की दवाइयाँ खा रहे थे, कहाँ से तुम डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे? मैडम मेडिकल से ले रहे थे पिछले 10 साल से।
तो कंट्रोल नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उसमें थोड़ा है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो मैम इसके अंदर जैसे चलो हमने अर्बन की बात कर ली, रूरल एरियाज के अंदर क्या इशू? रूरल एरियाज में अभी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है, लोग समझने लगे हैं। मोस्टली तो अभी भी यही होता है कि जब भी कोई बीमारी होती है वो अपने देवी देवता या कोई मंदिर ले जा रहा है, कोई मस्जिद ले जा रहा है, कोई झाड़ फूक करा रहा है, कोई क्या ऊपरी हवा का टोना टोटका जादू, यही सबसे पहले करते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉडी, तो वो सबसे पहले यही इलाज करते हैं। फिर इस इलाज से ठीक नहीं होता, कोई उन्हें ज्ञान देता है कि शहर ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, तब जाके वो आते हैं। अच्छा, और कई बार तो जो उनके खुद के देवी देवता जो शरीर में आके जो उन्हें बोलते हैं, वही बोलते हैं डॉक्टर के ले जा, अब नहीं ठीक हो रहा है। वो खुद ही बोलते हैं कि उन्होंने बोला है कि डॉक्टर के ले जा। तो इसलिए तब वो आते हैं। तो वो बहुत पिछड़े हुए हैं अभी भी सोच की, सो कॉल इंडिया दुनिया चांद पे पहुंच गई, पर हम अभी भी यही कर रहे हैं कि झाड़ फूक से ठीक करने की कोशिश करें। बाकी बीमारियों में बराबर डॉक्टर के पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हड्डी टूटेगी, उन्हें पता है कि डॉक्टर के पास जाना है, हड्डी जुड़वानी है। पर मानसिक बीमारियों में कितना ही सीवियर इश्यूज हो जाए, वो इजीली नहीं आते हैं, वो परेशान होते रहते हैं। ओके। तो जैसे अगेन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऐसा कुछ था कि स्टिल कुछ 1 लाख लोगों के लिए 2 साइकियाट्रिस्ट हैं, आई गेस ये कुछ नंबर्स था। सो आई बिलीव कि नहीं नहीं, साइकियाट्रिस्ट एक आध लोगों के लिए 2 साइकियाट्रिस्ट, नहीं 1 लाख 1 लाख। या हाँ, पर अभी हाँ, ऐसे नॉर्मली जो गाइडलाइंस है उसके लिए अकॉर्डिंग है कि 10,000 लोगों पे एक साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए। ओके, पर हम तो फार पीछे हैं, अभी बहुत पीछे हैं। ओके, बट स्टिल लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं आते हैं। राइट। वो अगेन हाँ मैम वही अगेन द हाँ। थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इसके अंदर एक और कंफ्यूजन है जो कि लंबे टाइम से रही है, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस क्या है? या बहुत डिफरेंस है। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने पहले एमबीबीएस किया होता है, ओके, उसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने एक ब्रांच चूज किया होता है। जैसे सब चूज करते हैं, कोई आंखों के डॉक्टर बनते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, कोई ईएनटी, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक। तो एक साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो अपनी ब्रांच चूज करते हैं साइकियाट्री, एंड जहाँ पे हम मेडिसिन पार्ट, काउंसलिंग पार्ट, इन्वेस्टिगेशन पार्ट सब कुछ लर्न करते हैं। तो दिस इज साइकियाट्रिस्ट। ओके, साइकोलॉजिस्ट अलग ब्रांच है जिसमें दे आर डूइंग देयर स्टडीज लाइक बीए एमए इन साइकोलॉजी or something other courses in psychology, and then they read something in clinical psychology. तो वो एक अलग चीज़ है। तो साइकोलॉजिस्ट डील विद ओनली काउंसलिंग पार्ट्स, थेरेपी पार्ट्स। साइकोलॉजिस्ट विल नॉट डील विद लाइक मेडिसिन पार्ट और मेडिकेशन नहीं दे इन्वेस्टिगेशन, सकते या आप। मेडिसिन और अदर इन्वेस्टिगेशंस पे वो नहीं डील करते। दे यूज टू डील विद साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। ऑलराइट, अंडरस्टूड। सो जैसे डू यू थिंक मैम कि कल्चर आल्सो प्लेज अ सोसाइटी, आई मीन कल्चर आल्सो प्लेज अ रोल इन दिस पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ डोमेन? यस यस, कल्चर तो अभी बिगेस्ट कल्प्रिट है ही, बिकॉज कल्चर में ही इतने सारे नॉर्म्स बने हुए हैं या मिथ बने हुए हैं जिसके चलते लोग नहीं आते हैं। अवेयरनेस नहीं है कल्चर के चलते। दूसरा, हमारे कल्चर में बहुत ही स्ट्रेस वाला लाइफस्टाइल है कि इंसान पूरे टाइम स्ट्रेस में रहता है, वो खुद के लिए टाइम नहीं निकालता है, खुद की फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। तो उस वजह से वो स्ट्रेस लेवल बिल्डअप होते होते वो मेंटल हेल्थ इश्यूज में लैंड अप हो जाता है, उसके बावजूद भी अपने आप को दिखाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। राइट, क्योंकि आई फील जैसे एक आई वाज व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, एक हॉफस्टेट करके एक बंदा था जिसने एक मॉडल क्रिएट किया था टू एनालाइज कल्चर्स एंड कंट्रीज। तो उसके अंदर क्या है, थोड़े बहुत है कि पैरामीटर्स हैं जिसके कारण यू कैन एनालाइज कंट्रीज की उसका कल्चर कैसा है। इंडिया के कल्चर के अंदर एक ऐसा है कि उसका एक पैरामीटर इंडेक्स है, रिस्ट्रेंट वर्सेस इंटेलिजेंस। तो उसके अंदर ये समझ में आया कि जो इंडिया है, इट्स अ वेरी रिस्ट्रेंट ओरिएंटेड सोसाइटी। नाउ लेट्स से वी टेक एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत इंटेलिजेंट सोसाइटी है, दे नो हाउ टू हैव फन, दे नो हाउ टू एंजॉय वॉट एवर दे आर अर्निंग। इंडिया के अंदर उल्टा है, इंडिया के अंदर आदमी कमा भी रहा है, वो बचा के रखेगा। या होता ही है ना, पेरेंट्स जितनी भी अर्निंग रखते हैं बच्चों के लिए बचाते हैं और फिर उनकी शादियों पे सब खर्च करते हैं एग्जैक्टली, दूसरों को खाना खिला के, एग्जैक्टली, एंड फिर वो लोन ले लेते हैं, कर्जे में डूबते हैं, फिर वो और कमाते हैं। तो ना उन्होंने अपनी जवानी एंजॉय की होती है, ना उन्होंने अपना बुढ़ापा एंजॉय किया होता राइट, है। लाइफ लॉन्ग बच्चे भी अपने पेरेंट्स को ऐसे स्ट्रेस में देखते हैं। राइट, मदर्स लाइफ लॉन्ग कहीं घूमने नहीं जाती है, एंजॉय नहीं करती है, घर में ही काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, एंड वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते। तो दे डोंट यूज टू एंजॉय देयर लाइफ ना, वो सिर्फ इकट्ठा करते हैं और उसका कुछ ना कुछ या तो वो गाड़ी दहेज में दे देते हैं या शादी में लगा देते राइट, हैं।
तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ना, बिकॉज यहाँ पे कितनी हाउसवाइफ्स होंगी जो कभी घूमी नहीं है, कभी बाहर गई नहीं है, कभी इंजॉय नहीं किया खुद के लिए, मतलब टाइम निकालना या इंजॉय करना बहुत दूर की बात है, कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए या मैं कैसे खुश रहती हूँ। कितनी फीमेल्स हैं जिनको आज तक ये नहीं पता कि खुशी कैसे मिलेगी, करना क्या है, खुद के लिए कैसे टाइम निकालना है। Exactly. सेम विद मेल्स, बिकॉज पर कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी है, बिकॉज यू मेंशन ऑस्ट्रेलिया, दे हैव अ मनी, मतलब यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, दे हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल। Right, true. अगर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना है, True. अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छा खाना देना है, तो दे हैव टू वर्क हार्ड। तो वो कहाँ उन्हें टाइम मिलेगा। प्लस देर इज़ अ कल्चर की शादी बड़ी होनी चाहिए, देर इज़ अ कल्चर की बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े। और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से अभी कंपैरिजन भी इतना शुरू हो गया, उनका बच्चा वहाँ गया, उनके बच्चे ने ये पक पहना, Yeah. उनके बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, उनके बच्चे की 4 कोचिंग है, 4 ट्यूशन है, तो वो सारी चीज़ें, तो उसमें कहाँ समय मिलेगा खुद के लिए। सो मैम वो बात तो सही है कि इंडिया अगेन इज़ अ डेवलपिंग नेशन, ऑस्ट्रेलिया तो चलो डेवलप हो ही चुका है, दे हैव द मनी, दे कैन एंजॉय, पर अगेन ये जो स्ट्रगल्स हैं ये इंडियंस के साथ तो रहेंगे। या बिकॉज कल्चरल इश्यूज भी है, बहुत लंबे समय से जो उन्होंने अपने अंदर मिथ्स बना रखे हैं, या जो कल्चर चला आ रहा है या कि हमें किन चीज़ों पे पैसा खर्च करना है, किन पे नहीं, और कितना स्ट्रगल करना है। दूसरा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इश्यूज, हमारी कंट्री फाइनेंशियली इतनी अभी तक ग्रोथ नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी ये इशू होता है कि कहीं ना कहीं इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने लाइफ को एक नॉर्मल या एवरेज पोजीशन पे मेंटेन करके रखने की। तो दोनों ही इश्यूज हैं, नो डाउट। इसके अंदर मैम यू नो अनदर थिंग व्हाट आई थिंक, जैसे जॉब के अंदर जो कि देखा जाता है कि ये एक मेंटालिटी बन गई है कि जब तक अ पर्सन इज़ नॉट सैक्रिफाइसिंग इनफ, जब तक वो उतना पे नहीं ले रहा है, वो लॉयल नहीं कंपनी के लिए, वो हार्ड वर्किंग है, ही डजंट डिजर्व दैट पर्टिकुलर जॉब। आई दिस इज बिलीव रॉन्ग। या ये कल्चर के अंदर इतना एम्बेडेड हो चुका है। हाँ, होता है ना, कई बच्चे बोलते हैं मैडम 16 घंटे पढ़ने पे सिलेक्शन होगा, Exactly. पर ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर लॉयलिटी डजंट कम्स अंडर कि लाइक आप कितने घंटे काम करते हैं। आप यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क, क्रिएटिव वर्क, एंड वर्क करना चाहिए। दूसरा, अगर आप दिल से कहीं डेडिकेटेड हैं तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग कि आपने कितने घंटे काम किया, राइट वो तो शो ऑफ में आ जाएगा ना। राइट। सो इसके साथ साथ लेट्स से जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, मेजॉरिटी मेन है या विमेन है? एक्चुअली ऑलमोस्ट इक्वल हैं। ठीक है। मैन एंड वुमेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट मानसिक बीमारियाँ जितनी लेडीज़ में होती हैं उतनी जेंट्स में होती हैं। मैन एंड वुमेन ऑलमोस्ट देर इज़ लाइक अ हार्डली 45-55, लाइक 45% फीमेल्स एंड 55% मेल्स हैं। वो भी मुझे शायद इसलिए लगता है कि उन्हें आदत हो गई है मानसिक। फॉर एग्जाम्पल, अ डिप्रेस्ड फीमेल वो कभी बताएगी नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली उठ के रोज़ घर का काम कर लेगी, बच्चों के लिए टिफ़िन बना देगी घर का, वो कभी बोलेगी नहीं कि मेरा मन खुश नहीं है और मैं जिए जा रही हूँ बस। तो मे बी मैन फिर भी एक बार को आ जाते हैं, पर फीमेल्स नहीं आ पाती, तो अदरवाइज तो रेशियो इज इक्वल। राइट, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन ओपन होता है कि आई मीन बीइंग अ मैन इन द सोसाइटी, एटलीस्ट इन द इंडियन सोसाइटी, इज़ वेरी रिस्ट्रेंट ड्रिवन कि अगर तू लड़का है, तू मर्द है, तो यू कैनॉट यू नो बी इमोशनली ड्रिवन। हाँ, तुम बात नहीं कर सकते। सही बात है। मानसिक बीमारी कैसे होगी, तू कैसे तुम कमजोर कैसे हो सकती है ला, मर्द होके भी ऐसे कैसे तुम रो सकते हो। राइट। तो बात ये है कि फीमेल्स तो कई बार अपने इमोशनल इशू शेयर भी कर लेती हैं, एंड बिकॉज एक बार WHO की थीम थी आज से 3 साल पहले, लेट्स टॉक, है ना, लेट्स टॉक वाज द थीम। WHO एवरी ईयर गिव्स अ थीम फॉर द मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो लेट्स टॉक वाज द थीम। तो बात करके कई बार चीज़ें जब हम बात करते हैं, शेयर करते हैं, पर आदमी लोग तो नहीं शेयर करते, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है। इवन मैं भी कई बार घर में या कहीं भी बास में जाती हूँ, बच्चे रोते हैं, तू तो लड़का है, तू कैसे रो सकता है, तू कोई लड़की है कैसे रो रहा है, इसे तूने तो बचपन, बल्कि पेन या मेंटल हेल्थ इश्यूज या इमोशंस, फीलिंग्स, वेदर मैन और फीमेल, मेल और फीमेल, सबके लिए सेम है। तो ये जो लाइन है जो बचपन से सिखाई जाती है, ये और ज़्यादा टॉर्चर या टॉक्सिक हो जाती है मेंस के लिए अदरवाइज, और इसी वजह से मेंस अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं डील कर पाते, एंड देन धीरे धीरे क्या होता है, बहुत बड़े इश्यूज में एंड अप हो जाते हैं। राइट, एंड देन वो सुसाइडल थॉट्स पे दे एंड अप। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कई बार किसी और तरह की मानसिक बीमारी हो जाती है, शिज़ोफ्रेनिया, OCD, और जीवन भर वो फिर उसी में जीते रहते हैं और वो समझ ही नहीं पाते। ओके, तो इस केस के अंदर मैम अल्कोहल का क्या रोल है? ये जो मेंस मेंटल हेल्थ की बात करी, उसके लिए अल्कोहल का बहुत बड़ा रोल है। रोल ये होता है कि बचपन से मेल्स को तो सिखाया जाता है आपको तो बीमार होना ही नहीं, आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो,
बट ऐसा हो नहीं सकता ऑब्वियसली। मेडिकली दोनों ही सिमिलरली प्रोन है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के। इवन मैन तो घर के बाहर निकलते हैं मोस्टली अपने इंडियन सोसाइटी में जॉब पे जाते हैं, तो उनके ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा स्ट्रेस वो झेलते हैं। तो जब वो अपना स्ट्रेस नहीं झेल पाते और वो किसी न किसी मानसिक बीमारी में लैंड अप हो जाते हैं, तो उन्हें जब साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए तो वो उन साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जगह सहारा लेते हैं अल्कोहल का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिप्रेशन हो गया, उसके चलते आपको बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही, तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास कि आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। बट नहीं, आप कहाँ जाएंगे? दारू के ठेके पे। आप दारू पियेंगे, आपको नींद आ जाएगी, अच्छा ओके चलो अगले दिन काम करो। धीरे 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 वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। एंड अगेन एडिक्शन इज़ अनदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर था जिसको ओवरअप करने के लिए एक और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, तो वो हो जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट अल्कोहल, इट्स अबाउट बहुत सारे नशे हैं जो सोसाइटी में अभी हैं, जो लोग करते हैं। बहुत सारे नशे के पेशेंट्स आते हैं और मोस्टली ज़्यादातर मेल्स ही आते हैं। और नशा आदमियों को ज़्यादा इसलिए पकड़ता है क्योंकि एक तो वो सोसाइटी में बाहर हैं, दूसरा वो अपनी मानसिक बीमारियों के बारे में कम बात करते हैं और वो फटाफट से नशे का सहारा लेके अपने सिम्टम्स ओवरकम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंजाइटी हो गई, लो 2 सिगरेट पी लो। एंजाइटी हो गई, फटाफट से अल्कोहल ले लो या नींद की दवा ले लो या एंटी एंजाइटी पिल्स का एडिक्शन। तो बहुत सारे नशे हैं, स्मैक है, इसके अलावा कैनबिस है, एम्फेटामीन्स हैं, बहुत सारे नशे हैं जो कि सोसाइटी में। एंड मेजॉरिटी इज व्हाट? अल्कोहल आई बिलीव। या मेजॉरिटी इज ऑफ कोर्स अल्कोहल एंड निकोटिन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक हेल्थ इशू को काउंटर करने के लिए दूसरा मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट हो जाता है। एक मानसिक बीमारी नहीं ठीक हुई, उसके पहले दूसरी मानसिक बीमारी। तो लेट्स अगर आपके पास कोई मैम पेशेंट आता है, इज देयर अ प्रोसेस जिसके थ्रू सबको जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रोसेस। जब भी कोई पेशेंट आता है वो सबसे पहले मेरे पास आएगा। आई टॉक टू पेशेंट्स अबाउट क्लिनिकल हिस्ट्री। क्लिनिकल हिस्ट्री की मतलब आप कब से परेशान हैं, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या लक्षण हैं, व्हाट अबाउट योर इमोशंस, व्हाट अबाउट योर फीलिंग्स, व्हाट अबाउट बिहेवियरल चेंजेस, क्या थॉट है, थॉट का कंटेंट क्या है, थॉट की स्पीड क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स जो हम लेते हैं। अकॉर्डिंगली देन क्लिनिकली डायग्नोज किया जाता है कि एग्जैक्टली क्या बीमारी है, वेदर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया, और if there is a confusion तो we have to put it under observation. Then the patient will go to the psychologist for psychological assessment कि अगर मुझे क्लिनिकली लगता है डिप्रेशन है तो कितना, ग्रेडिंग फॉर द सीवियरिटी की, लाइक वेदर माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, फॉर अ ग्रेडिंग पार्ट गोज टू द प्लस काउंसलिंग पार्ट। बिकॉज कोई भी मानसिक बीमारी में 80 to 90% रोल्स होता है मेडिसिन का, 10 to 20% और कुछ कुछ में 30% रोल्स होता है थेरेपीज़ का। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज दोनों ही डील करते हैं। जैसे हड्डी टूटी तो जुड़ने के बाद ऑर्थोपेडिक का रोल था, पर कुछ फिजियोथेरेपिस्ट का होता है एक्सरसाइज करा के चीज़ें मजबूत करने का, तो वही रोल होता है साइकोलॉजिस्ट का। देन वी हैव टू गो टू सम स्ट्रेस टेस्ट असेसमेंट करते हैं कि कितना स्ट्रेस लेवल्स हैं, कंप्यूटर से डायग्नोज करते हैं। ओके, उसके बाद वी डिसाइड कि वेदर पेशेंट नीड मेडिसिन और नॉट, ट्रीटमेंट क्या क्या ज़रूरत है, क्या डोजिंग रिक्वायर्ड है, किस तरह की दवा रिक्वायर्ड है, कितना समय लगेगा इसको ठीक होने में, एडमिसिबल तो नहीं है, एडमिट करने लायक तो नहीं है, इंजेक्शंस तो नहीं लगाने पड़ेंगे, ईसीटीज़ तो नहीं देनी पड़ेगी, जो ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी होती है वो तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेस हार्मोन इज व्हाट? कॉर्टिसोल? Cortisol is a stress hormone, पर whenever we talk about mental health issues, that is serotonin, ठीक है, dopamine. ओके, For sleep issues, this is melatonin. ठीक है, और स्लीप इज Yeah. फाइन। सो वो उस इन योर ट्रीटमेंट समझ आता है कि डोपामिन एंड सेरोटोनिन कितना है ब्रेन के अंदर? एग्जैक्टली नहीं समझ में आता ना, दिमाग के अंदर सुई लगा के तो नहीं चेक कर सकते ना, जैसे ब्लड में करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली भी असेस, क्लिनिकली भी असेस, साइकोलॉजिकली भी असेस। ऑलराइट, ओके, या अंडरस्टूड। सो इस हिसाब से हाउ टू मेक श्योर दैट जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी चले, मतलब डेली रूटीन के अंदर व्हाट वी कैन डू? डेली रूटीन के अंदर सबसे मेजर फैक्टर है कि वी हैव टू डिक्रीज आवर स्क्रीन टाइम, बिकॉज अगेन अनटिल अनलेस वर्क रिलेटेड इश्यूज नहीं है तो स्क्रीन इज़ अनादर नशा। अभी हमने बात करी अल्कोहल, कैनबिस, स्मैक, एम्फेटामिन, तो ये तो फिर भी सुनने में लगते हैं नशे हैं। आपको पता ही नहीं कि सबसे बड़ा नशा तो है सेलफोन एडिक्शन, दैट इज़ ऑल्सो एडिक्शन ना, वो भी तो नशा है। एंड सेलफोन एडिक्शन फॉर अ यंग जनरेशन इज़ अ रियली वेरी बैड थिंग, क्योंकि उनका जो न्यूरो डेवलपमेंटल वाला टाइम है तो प्रॉपर ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा उनका। जब आप 12-12 घंटे फ़ोन देखेंगे, बच्चे 12-12 घंटे 16 घंटे फ़ोन देखते हैं, प्लस उसके साथ उनको फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, आंखें कमज़ोर होती है, बैठे बैठे बच्चे मोटे हो जाते हैं, उनकी बॉडी वीक होती है, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ तो आते ही हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ होता ही है, प्लस वो ओरिजिनल लाइफ की जगह, रियल वर्ल्ड की जगह एक इमेजनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं। कई बच्चे गेम्स के एडिक्ट हो जाते हैं, बीच में पबजी आया था तो वो इतना, तो सेम थिंग कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है।
प्लस पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सेल फोन देखने से, स्क्रीन टाइम देखने से दूसरी मानसिक बीमारियाँ बहुत जल्दी लग जाती है। बच्चों में बहुत अर्ली एज में डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ओसीडी आने लग जाते हैं, ठीक है, जो कि शायद उन्हें आते बात की एज में या नहीं आते, पर वो बहुत ही, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर 5 साल का बच्चा 10 साल का, मतलब 5 किलो का बच्चा अगर 10 किलो उठाएगा तो उसकी हड्डी टूटेगी। इन द सेम वे कि भगवान ने ब्रेन को इतने घंटे स्क्रीन देखने के लिए नहीं डिज़ाइन किया है ना, तो वी आर नॉट डूइंग। दूसरा लाइफस्टाइल है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, बिकॉज नाइट बनाई गई है सोने के लिए, जो कि मैंने डिज़ाइन नहीं किया है, ये डिज़ाइन तो ऊपर वाले ने किया है। तो जो ब्रेन में जो हार्मोन्स होते हैं स्लीप रिलेटेड, वो नाइट में सिक्रेट होते हैं, पर जब पूरी पूरी रात जगते हो, फ़ोन देखते हो या कुछ भी करते हो, वट तो वो फिर आप सुबह में सोते हो तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। एंड डेट्स अगेन, जब आप ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को चैलेंज करते हो तो गिफ्ट में मानसिक बीमारियाँ मिलनी ही है, नो डाउट, आगे ना पीछे होनी ही है। तीसरी चीज़, लाइफस्टाइल में आजकल एडिक्शन बहुत आ गया है, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे अल्कोहल बहुत कॉमन हो गया है, कैनबिस बहुत कॉमन हो गया है। एंड आजकल तो पीयर प्रेशर है कि छोटी छोटी उम्र में ऐसा नॉर्मल है कि ओके अल्कोहल तो लेना ही है, पहले ऐसा नहीं होता था। एंड कई बार वो चीज़ें एडिक्शन, बहुत अर्ली एज में एडिक्शन बन जाते हैं। और ये तो गेटवे ड्रग्स हैं, अल्कोहल या कैनबिस या निकोटिन, ये तो गेटवे है, उसके बाद अंदर जाने के बाद तो बहुत सारे नशे। और ये एज इतनी छोटी होती है, एडोलसेंट एज ग्रुप 18, 19, 20 साल के बच्चे की मेच्योरिटी इतनी नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं आती, लेकिन हाँ, हम एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी और हमें हमारा जीवन जीना है, वो वाली फीलिंग पीक पे होती है, क्योंकि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है। तो उन्हें लगता है हम दुनिया बदल सकते हैं, पर वो जो मेच्योरिटी होती है, दुनिया नहीं बदल पाओगे भाई, खुद को बदल लो, अभी खुद का करियर बना लो, वो उनमें नहीं होती है। तो ये जो सोसाइटी में ये चेंजेस हुए, लाइफस्टाइल, ये एक है। दूसरा, कितने सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, ब्रेकअप होते थे, इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत अर्ली एजेस में होने लगे, क्योंकि पहले बच्चे इतना मिलते नहीं थे, फ़ोनों पे इतने चैट होके बहुत जल्दी, आजकल 12 साल, 9 साल, 15 साल के बच्चों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, और इतनी एज में वो जब वो इतनी इमोशनली अटैच होते हैं और फिर ब्रेकडाउन होते हैं, तो अगेन इतनी छोटी मासूम एज और मासूम ब्रेन नहीं बियर कर सकता ये सारे इश्यूज़। एंड इट्स नॉट अबाउट दिस एज, इट्स अबाउट एल्डरली ऑल्सो, बिकॉज नाउ इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगेन वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, देन ब्रेकअप होता है, देन रिग्रेट, देन गिल्ट, देन डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन हो गया है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो 40-50 के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, एंड वो फैमिली, बिकॉज वो अपनी फैमिली भी नहीं छोड़ना चाहते, एंड जब इधर से ब्रेकडाउन होता है वो बीच में हो जाते हैं, कहीं के नहीं रहते हैं वो। तो और ये सब क्यों स्टार्ट होता है फ़ोन से, अदरवाइज़ पहले ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती। डाइट इज़ अगेन द प्रॉब्लम। आजकल डाइट में बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड और यही सब कॉमन हो गया ईटिंग्स, जो कि नॉर्मल फूड नहीं है। यू हैव टू टेक अ हेल्दी फूड डेली, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। टाइमिंग्स डिस्टर्ब है, बच्चे उठते ही लेटे, ब्रेकफास्ट 2 बजे करेंगे, लंच करेंगे, तो वो टाइमिंग की वजह से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। ओबेसिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आई हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, स्पाइनल इश्यूज़ बहुत छोटी एज में आने लगे। तो ये है, तो डाइट इज़ अ पार्ट, स्क्रीन इज़ अ पार्ट, फिज़िकल हेल्थ नहीं नॉर्मल रह रही, क्योंकि सुबह उठ के दौड़ते नहीं हैं, सबके पास गाड़ी है, कार है, तो आप, बच्चा चल नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा, खेल नहीं रहा। आजकल के बच्चे बाहर नहीं खेलते जैसे पहले बच्चे पार्क में खेलते थे, नहीं दिखते, क्योंकि सोसाइटी में रिस्क इतना हो गया है, बच्चे बाहर ही नहीं जाते हैं, बस दिन भर पढ़ाई ट्यूशन और फ़ोन। जब बच्चा फ्री टाइम है, पेरेंट्स उनको पार्क ले जाने की जगह, खिलाने की जगह फ़ोन दे देते या टीवी के सामने बिठा देते, हो गया उनका फ़न। तो फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत अर्ली एज में डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, बीपी इश्यूज़ ये हो रहे हैं। तो इसके अंदर मैम, लेट्स से इन योर ट्रीटमेंट एडोलेसेंट बच्चे भी आते हैं? यस, ह्यूज नंबर? या ह्यूज नंबर। आई सी, ओके। सो इन, जैसे आपने बताया मैम कि डाइट हेल्दी खाना चाहिए, तो कुछ इसका कुछ पर्टिकुलर डाइट प्लान है जो कि जनरली आप देते हो लोगों को? नो पर्टिकुलर डाइट प्लान है, सब कुछ नहीं होता। जैसे कहीं बोलते हैं ना, मैडम कितने घंटे पढ़ेंगे सिलेक्शन हो जाए, जो हमारी मम्मियाँ दादियाँ बोलती थी पहले कि ये हेल्दी है, वही हेल्दी होता है। फ्रूट्स आर हेल्दी, और जो हेल्दी है और जो अनहेल्दी है सबको पता है। एवरीवन नोज़ कि पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, बहुत सारा फैट होता है, सबको पता है। फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, घर का बना खाना खाना चाहिए, दाल रोटी चावल सब खाने चाहिए। तो घर में ऑलमोस्ट 90% नॉलेज सबको होती है कि व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ नॉट हेल्दी। तो मैं सबको बोलती हूँ कि सबको पता है क्या खाना है, द ओनली प्रॉब्लम आप वो चीज़ खा नहीं रहे हो। सबको पता है आजकल ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना है, या बहुत शाम के टाइम नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए,
आपको बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सबको पता होता है, बचपन से माँ बाप सिखाते हैं बेटा ये नहीं खाओ, ये गलत है, ये नहीं खाओ वो। राइट एंड तो देर इज़ नथिंग स्पेसिफिक, आप सब कुछ खाओ जो हेल्दी है। ठीक है, एंड कपल्ड विद एक्सरसाइज। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज शुड बी डेली, हर दिन होनी चाहिए, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स पर डे होने चाहिए। और कुछ ना करो तो इतना तो कर लो। इतना तो कर ही लो। हाँ ठीक है। तो मैम जैसे करेंटली हमें ऐसी न्यूज़ मिलती रहती है कि स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल दे कमिटेड सुसाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि जितने भी ये स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं पढ़ाई के लिए, लाइक किस मेंटल स्ट्रेस से वो निकल रहे हैं, लाइक व्हाट आर द फैक्टर्स जो उनको उस डायरेक्शन में ले जाता है फिर? ओके, एक्चुअली तो फिर हमें डीपली बात करनी पड़ेगी इस पॉइंट पे कि क्यों हो रहे हैं इतने सुसाइड्स या क्यों नंबर बढ़े हैं। तो देर इज़ सम रीजंस। पहला रीज़न ये होता है कि कई बच्चे जिन्होंने सुसाइड का अटैम्प्ट किया है या कमिट किया है या सक्सेसफुली कमिट हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोटा में आए और उसके बाद उन्हें डिप्रेशन हो गया और फिर उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें, जब बच्चे आते हैं कि मैम हमारा 2 साल से हमारे रेस्पेक्टिव स्टेट में ट्रीटमेंट चल रहा था, कि आई एम फ्रॉम बिहार, वहाँ से मेरा इलाज चल रहा था, आई एम फ्रॉम यूपी एमपी या औरंगाबाद, मेरा इलाज चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो आके ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और इलनेस फ्लेयर अप हो जाती है। तो एक ये रीज़न है कि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रोन थे। दूसरा, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि चलो ऑन मेडिकेशन है, सब कुछ है, बट स्टिल सिम्टम्स इतने बढ़ जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते। तो ये केसेस, ये 2 सिचुएशन में केसेस ऐसे हैं कि अगर वो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में होते तो भी ये चीज़ें होती ही। द ओनली प्रॉब्लम कि वो सब कुछ एक छोटी सी जगह में, क्राउड ज़्यादा है तो वो दिख रहा है। राइट, नंबर्स आ गए। इज इट? जब हर चौथे इंसान को मानसिक बीमारी, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, तो हर चौथे स्टूडेंट को भी मानसिक बीमारी है। तो अगर 1 लाख बच्चा आता है तो ऑब्वियस सी बात है हर चौथा बच्चा मानसिक बीमारी लेके आया है। इज इट? तो वो जब मानसिक बीमारी लेके एक छोटी सी जगह में इकट्ठा हो गया तो रेशियो तो अपने आप बढ़ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 10,000 केस हैं टीबी के, लेकिन कोटा में आ गए उसमें से 5,000, तो ऐसा लगेगा ना कोटा में टीबी फैल गया, पर टीबी कोटा में फैला नहीं है, यहाँ आ गए हैं वो बच्चे। तो ऑलरेडी हर चौथा बच्चा कोई ना कोई मानसिक बीमारी, वेदर डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ ना कुछ लेके आता है। कई केसेस में जो मैंने देखा है कि पेरेंट्स खुद मेंटली इल होते हैं, एंड दे आर नॉट ऑन ट्रीटमेंट, और वेदर मे बी वो ट्रीटमेंट होते हैं और वो अपनी मानसिकताएं अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा थोपते हैं। उन्हें कितना ही समझे, बहुत फोर्स करते हैं, और उन्हें कितना ही समझा, उन्हें यही लगता है कि हम बच्चों पे कुछ भी फोर्स नहीं डाल रहे, हम तो इन्हें रहने के लिए अच्छा घर दे रहे हैं, अच्छा रूम दिलाया, अच्छी बुक्स दिलाई, अच्छी कोचिंग, पर कॉन्स्टेंटली दे आर टॉर्चरिंग देयर चाइल्ड्स कि हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ये शब्द उन्हें लगता है कि हम एहसान कर रहे हैं, पर बच्चे के लिए टॉर्चर है, बच्चे के लिए टॉक्सिक है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पेरेंट्स उन्हें नहीं समझते, क्योंकि सुसाइड कोई एक दिन का खेल नहीं है। अगर यहाँ से बीमारी शुरू हुई है तो सुसाइड यहाँ है। वो बीच का जो 2 महीने, 6 महीने या साल भर का जो सफ़र है, वो बच्चे ने जब तय किया, उसमें से किसी भी एक दिन या 1 मिनट के लिए भी अगर इंटरफेयर हुआ होता तो वो सुसाइड कभी होता ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन आज उठे, ख्याल आया और हो गया सुसाइड, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि इतने बड़े समय में अगर पेरेंट्स ने एक बार भी इंटरफेयर किया होता तो ये दिक्कत नहीं होती। क्योंकि बात ये होती है कि अगर कोई और इंटरफेयर भी करे तो फ़ायदा नहीं है। कि अगर आज आप इमोशनली वीक हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो अगर आपका कोई अननोन इंसान आपको समझे, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके टीचर्स बोले, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ पे इंटरफेरेंस चाहिए आपके लव्ड वंस का, आपकी फैमिली का। इज़ इट? पेरेंट्स शुड टेल देयर चाइल्ड बचपन से ही कि फेलियर इज़ कॉमन। इवन मुझे लगता है इंडिया में तो बताना चाहिए कि फेलियर इज़ मोर कॉमन देन सक्सेस। ऑब्वियसली अगर कुछ सीट्स हैं तो ये बता के भेजना चाहिए कि फेलियर सक्सेस से ज़्यादा कॉमन है, तो इट्स रियली वेरी कॉमन कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। तो आप बस जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में ना जाए तो ऑप्शन नहीं है। कि लड़ना ही छोड़ दें तो इज़ नॉट ऑप्शन कि आप डर से कि हम फेल हो जाएंगे। पर बच्चों को सिर्फ ये बोलते रहना कि टॉप करना है, फर्स्ट रैंक लानी है, सेलेक्ट करना है, सीट निकालनी है, नहीं। हमेशा बोलना चाहिए कि आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई एंजॉय करनी है, एंड बी रेडी फॉर द फेलियर ऑल्सो, बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ रिजल्ट एंड इट्स अ वेरी कॉमन पार्ट ऑफ रिजल्ट। अगर ये चीज़ बच्चों को पेरेंट्स सिखा देना, कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा। बच्चा इसलिए करता है क्योंकि पेरेंट्स दिन रात ही बोलते हैं तुम्हें सीट निकालनी है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे खातिर हमने इतना किया है, और इस चीज़ को रोक भी पेरेंट्स सकते हैं। क्योंकि अगर वो अपने बच्चे के कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को एक्सेप्ट, क्योंकि कई बच्चे बताते भी हैं पेरेंट्स को, तो वो ये बोलते हैं तुम तो पढ़ना नहीं चाहते, नाटक कर रहे हो, बहाना बना रहे हो, तो बच्चा फिर कहाँ जाए? कोई रास्ता नहीं बचता। या तो आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ रोल ऑफ कोटा और कोचिंग, बिकॉज कोई कोचिंग वाला नहीं बोलता है घर जाओ सुसाइड कर लिया, कोटा नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है।
बात ये कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं और स्ट्रेस तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर पढ़ाई है, कंपटीशन है, कहाँ नहीं और किस फील्ड में नहीं है, राइट इज इट? आपकी फील्ड में कंपटीशन है, मेरी फील्ड में कंपटीशन है, वेन एवर यू विल गो इन लाइफ हर जगह कंपटीशन है। राइट ऐसा नहीं है कि आपके लिए 10 सीटें हैं और आप अकेले कैंडिडेट मिलोगे, कभी भी नहीं होगा ऐसा। और इंडिया जैसी कंट्री में तो वैसे भी नहीं होगा। तो इन इंडिया इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग तो देयर इज़ अ कंपटीशन, तो यू हैव टू लर्न कंपटीशन। तो पेरेंट्स को हमेशा समझाना चाहिए कि कंपटीशन है एंड यू हैव टू स्ट्रगल, बट डोंट फाइट फॉर द सीट, इज इट? एंड तो अगर डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर्स को अगर इंसान एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो कोई सुसाइड नहीं होगा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। बच्चे क्या है, फेलियर्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया है फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। उनको लगता है दुनिया खत्म हो गई, बस फेल हो गए, दुनिया खत्म हो हाँ, गई। नंबर ही नहीं आया, सीट ही निकला, उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया में कितना कुछ है इसके राइट अलावा। राइट। पर पेरेंट्स उन्हें सोचने ही नहीं देते ना उसके आगे, तुम्हें तो यही है तुम्हारी दुनिया, तुम्हें सीट निकालनी है। तो इसके हिसाब से जैसे मुझे याद आता है कि 2000s के अंदर जब लेट्स से इंटरनेट का इतना पेनिट्रेशन नहीं था, तब मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, जिसने एटलीस्ट ये थोड़ा एक आउटलुक चेंज किया था इन टर्म्स ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड पेरेंटिंग, कि बच्चों पे इतना प्रेशर मत डालो कि एवरी बच्चा इज़ यूनिक एंड एवरी बच्चा ग्रोज इन इट्स ओन उस मूवी में भी एक मानसिक बीमारी थी, लर्निंग डिसेबिलिटी, जो बच्चे को थी, Yeah. डिसलेक्सिया, या इज इट? तो अभी तो हमने बच्चों के बारे में बात ही नहीं करी, बिकॉज बहुत सारी मानसिक बीमारियां जो बच्चे में होती हैं, वर्स्ट पार्ट पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते और उन्हें लगता है कि बच्चा तो नालायक है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, और वो और प्रेशर बनाते हैं कि देखो उनके बच्चे ने इतने मार्क्स आए, राइट तेरे नहीं आए। तो उस मूवी में उस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया करके एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो दुनिया को उस तरीके से नहीं देख पाता था जिस तरीके से बाकी लोग देखते हैं। राइट हर बच्चा अलग है। इसी बात से एक बात ये भी याद आई कि जब इतने सारे बच्चे सब जगह से आते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ IQ लेवल। कई बच्चों का IQ बहुत अच्छा होता है, एक बार पढ़ते हैं याद होता है, 6 घंटे पढ़ते हैं तो भी अच्छी रैंक आती है। कई बच्चों का IQ लेवल नहीं अच्छा होता है, एंड IQ इज समथिंग जो जेनेटिकली इनहेरेंट हुआ है, प्लस इट्स ऑल अबाउट कि यू कैन चेंज इट। आज मेरा जो IQ रहेगा, आपका जो है, ज़्यादा एक्सरसाइज से चेंज या होता भी नहीं। आप IQ नहीं बदल सकते हो। तो हो सकता है आपको वही पोजीशन अचीव करने के लिए 18 घंटे मेहनत करनी पड़े, या तो वो अपने आप में स्ट्रेस है। पर इसमें भी ऑब्वियसली देयर इज़ नो रोल ऑफ कोटा, एंड इसमें तो इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक। राइट ट्रू। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा इतना कर ही नहीं सकता तो हम उन्हें ज़बरदस्ती प्रेशराइज ना करें। वो मेहनत कर रहा है, कंपटीशन सीख रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। राइट। सो इसके साथ जैसे वॉर आई कैन सी एस के एक IQ की बात करी हमने, एक आई बिलीव आजकल जो कि मैं देख पा रहा हूँ छोटे बच्चों के अंदर जो थोड़ा इमोशनल अवेयरनेस ज़्यादा पेरेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, EQ, दे आर ट्राइंग टू जनरेट मोर EQ इन चिल्ड्रन, आई बिलीव वो भी एक अच्छा एक पॉजिटिव चेंज है इन द सोसाइटी। इट्स अ पॉजिटिव चेंज। पहले ये चीज़ें अपने आप ही हो जाती थी जब जॉइंट और बड़ी बड़ी फैमिली में रहते थे, राइट चीज़ें अपने आप होती थी। अब फैमिलीज न्यूक्लियर है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। राइट इंस्टीड ऑफ दिस आई थिंक सो पेरेंट्स शुड अवेयर ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ देयर चाइल्ड, बिकॉज देयर इज़ सम मेंटल हेल्थ इश्यूज जो बच्चों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बीमारी होती है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चे का अटेंशन घट जाता है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो कॉल्ड जिन बच्चों को क्लास में बोलते हैं शैतान बच्चा, कि इसकी पेन खींच लिया, इसका पेंसिल खींच ली, इसके चपाट मार ली, बोर्ड पे नहीं दिख रहा, क्लास से उठ के भाग रहा है, तो पेरेंट टीचर्स को लगता है कि ये तो नालायक बच्चा है, शैतान बच्चा है। पेरेंट्स को लगता है हमारा दो चांटे मारो, ख़राब बच्चा है। बच्चे की ब्रेन में करंट्स इतने दौड़ रहे हैं कि उसको जितनी देर में 5 विचार आने चाहिए 50 विचार आ रहे हैं और उस पर एक्शन कर रहा है। तो ये एक बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ना कि बच्चे को शैतान करके लाइफ लॉन्ग उस पर टैग लगाना चाहिए। ऐसे ही द IQ इज़ अगेन द प्रॉब्लम। कई बार बच्चों का IQ कम होता है, वो स्लो लर्नर होते हैं, उन्हें नहीं याद होता है इतना जल्दी, उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें नई पोएम याद होती 10 बार रटाने पे भी। तो ये चीज़ टीचर और पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि बच्चा इज स्लो लर्नर, उस पर ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा पेशेंसली, और उसके बावजूद भी वो ना कर पाए तो डेट्स इज़ टोटली ओके। एक बीमारी होती है ऑटिज्म, जिसमें बच्चा आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, वो अलग, सबसे अलग थलग बैठा रहता है, सबसे अलग थलग दिखता है लोगों को। ठीक है, तो ये एक ऑटिस्टिक मूवी है, और इन सब चीज़ों पर बहुत सारी मूवीज़ बनी, नॉट इन बॉलीवुड हॉलीवुड, बहुत सारी मूवीज़ है। एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, द गुड डॉक्टर, जहाँ वो ऑटिस्टिक है, तो वो बहुत IQ अच्छा है, डॉक्टर बन गया, पर ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ ऑटिज्म। एक मूवी है बॉलीवुड मूवी बर्फी, जिसमें उसको सीवियर ऑटिज्म था, प्रियंका चोपड़ा को। इज इट? तो ऐसी मूवीज़ तो लोग देख लेते पर समझ नहीं पाते, और ऐसी कोई मूवी नहीं बन रही आज तक जिस अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ जिसमें कोई ना कोई साइकेट्रिक हेल्थ इशू ना हो। हर मूवी में किसी ना किसी कैंडिडेट को कुछ ना कुछ साइकेट्रिक हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने का ही काम करता है। या जैसे कुछ बच्चों में होता है कि 5 साल से बड़े हो गए फिर भी बिस्तर में टॉयलेट कर रहे हैं, तो माँ बाप को लगता है कितना नालायक बच्चा है। ये एक बीमारी होती है कि
सबकॉन्शियसली जो एंजाइटी होती है वो रिलीज होती है इस फॉर्म में। तो दैट्स अगेन द इलनेस। लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, जिसमें हमने बात करी कि जिसको लेटर्स तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कैसे अरेंज करूँ, राइट बॉल इधर डाल रहे हैं तो उसको लग रहा है इधर से आ रही है, बिकॉज देर इज़ अ डिसलेक्सिया। वो जी को हमेशा डी बना रहा है, ऊपर कर रहा है, बी को हमेशा यूँ की जगह यूँ, लेफ्ट का राइट, कन्फ्यूजन लाइफ लॉन्ग रहता है उन लोगों को। तो ये तो आपका जब डेवलपमेंट हुआ ब्रेन का तभी चेंज हो गया। आप उसके स्ट्रगल में उसका सपोर्ट करो कि वो उसको ईजिली कॉप अप कर पाए, अपने लेस बांध पाए, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। इट्स अ शॉर्ट स्पेन, हम डिस्कस नहीं कर सकते, पर बहुत सारे। तो इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग पर आप उसी जहाँ हमेशा डांटते रहे या कभी निकालते रहे, तो उससे यही नहीं होता, सबसे हो जाता है। ये कोई बड़ी चीज़ है? इज इट? कभी खुशी कभी गम में जब उसको था कि वो बटन नहीं बांध पाता था, लेस नहीं बांध पाता, दैट्स अगेन द कम्स अंडर दिस थिंग। तो बहुत सारी पार्ट है, पर अनटिल अनलेस पेरेंट्स और टीचर्स नहीं समझेंगे ना, बच्चे कोप अप नहीं करेंगे, लाइफ लॉन्ग अपने ऊपर एक टैग लगा के रखेंगे कि हम बाकियों से अलग हैं, बुरे हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं। राइट। सो इसके अंदर जैसे मैं सिम्टम्स देखता हूँ, जैसे ADHD हो गया या OCD हो गया, सो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे लगते हैं जो कि हर एक आदमी में हैं, कॉमन यस, सिम्टम्स। इसका भी बहुत है। कई लोग पूछते हैं कि मैम जो भी बीमारी होती है कुछ कुछ तो सब में ही होता है, तो उसका एक आंसर होता है कि देर इज़ अ थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 तो नहीं होता, कुछ तो होता है, बढ़ जाए तो बुखार है। बीपी नॉर्मल सबका होता है, बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन है। शुगर सब में होता है, बढ़ जाए तो डायबिटीज़ है। तो नॉर्मल पैरामीटर्स में चीज़ें घटना और बढ़ना बीमारी होती है। इन द सेम वे जब भी मानसिक बीमारियों में लक्षण हम असेस करते हैं, उनके इंटरनेशनल स्केल्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं, और उसकी ग्रेडिंग पे जब वो आता है तो हम उसे बीमारी में कैटेगराइज करते हैं। अगर वो थॉट्स या वो विचार या बीमारी के लक्षण इतने ज़्यादा हो जाएं कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे, दैट कम्स अंडर इलनेस। ओके, सो दैट्स द टाइम एक आदमी को आना चाहिए टू अपने गेट इट लक्षण पहचानने चाहिए और आना चाहिए। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन सब बीमारी और उनके लक्षण, चेक। ओके, या कुछ बेसिक जो बीमारियां, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। ठीक है। आप कैसे पहचानें? अगर पिछले 2-3 हफ्ते से आपको लग रहा है कि मन उदास रह रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, उतनी खुशी नहीं मिल रही जितनी पहले मिल रही थी, या फिर कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस पहले के कंपैरेटिवली डाउन हो रहा है, स्लीप इश्यूज़ हो रहे हैं कि नींद कम हो गई है या नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, भूख कम हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, होपलेस फील हो रहा है, तो अगर जब ये चीज़ें लगे और कि कोई रीज़न नहीं है, या रीज़न भी है तो भी इतने दिन नहीं रहना चाहिए, तो यू हैव टू कम टू द साइकियाट्रिस्ट। दैट इज डिप्रेशन। यस, दैट इज़ डिप्रेशन। वन इज़ एनजाइटी, जिसमें इंसान को लगता है मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मुझको महसूस हो रही है, या मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं, मुझे सांस लेने में जोर लगाना पड़ रहा है, मेरे हाथ पैरों में चींटियाँ काट रही है, तो दिस इज़ एनजाइटी। और इसी के सीवियर फॉर्म को बोलते हैं पैनिक अटैक, जो आता है और लोग पहुंच जाते हैं हार्ट के डॉक्टर के पास। ओके, कई बीमारियों में तो सिम्टम्स शरीर में आते हैं तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि हमारी शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। वो पूरे टाइम फिजिशियन को दिखाते रहते हैं, गोलियां खाते रहते हैं, और मोस्ट ऑफ द पर्चों में मैं यही देखती हूँ कि वो एंटी डिप्रेसेंट ही खा रहे होते हैं, पर उन्हें नहीं पता होता है कि दे आर टेकिंग साइकेट्रिक मेडिकेशंस। 90% जनता खा रही है दवाइयाँ, साइकेट्रिक मेडिकेशन, लेकिन साइकेट्रिस्ट से नहीं, जिनको उन दवाइयों की नॉलेज है। एक बीमारी होती है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें रिपीटेड थॉट्स आते हैं, अनवांटेड थॉट्स होते हैं, अनस्टॉपेबल होते हैं और अनप्लेजरेबल होते हैं। जैसे कि बार बार हाथ धोने का कि मेरे तो हाथ गंदे हैं, वो हाथ धोएगा, फिर वो आएगा, उसे लगेगा नहीं यार वहाँ टच हो गया, फिर हाथ धोएगा, पूरे दिन वो हाथ धोता रहेगा, या नहाने गया तो वो 2-2 घंटे तक नहाएगा। इट्स एक फियर होता है कि मेरे कंटामिनेशन, फियर ऑफ डर्ट एंड कंटामिनेशन। इन द सेम देर इज़ अ OCD ऑफ चेकिंग, ताला चेक कर लिया, लगा लिया, फिर चेक करने जाएगा, गैस चेक करना, ताला चेक करना, वॉलेट चेक करना, बार बार। तो जब चीज़ें बढ़ जाती है, डेट कम्स अंडर इलनेस। ऐसे ही होता है सिमेट्री में जमाना चीज़ों को, कि अरे यार ये बिगड़ा हुआ है, बार बार उनको सिमेट्री में जमाना। कईयों को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं भगवान को लेके, या उन लोगों को लेके जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको लेके जब सेक्सुअल थॉट आते हैं तो बहुत वियर्ड और अनप्लेजरेबल फीलिंग्स होती है, पर ये थॉट अनवांटेड है और अनस्टॉपेबल है, तो इंसान को एंजाइटी होने लगती है। कई बार उससे इस तरह के विचार आते हैं, बार बार ना चाहते हुए विचार आते हैं कि मेरे घर वालों को कुछ बिगड़ जाएगा, उन्हें एक्सीडेंट हो जाएगा, उनका डेंजर हो जाएगा, उनको बीमारी हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। और जब किसी इंसान को अपने इतना पास के रिलेटिव के लिए इतना थॉट आता है ना, वो बहुत परेशान हो जाता है, बट स्टिल उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो थॉट्स कंट्रोल में नहीं होते। अनादर इलनेस है शिजोफ्रेनिया, जिसके लिए सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि जब भी वो बीमारी होती है लोग सबसे पहले देवी देवता और ऊपरी जादू समझते हैं, क्योंकि इस बीमारी में इंसान अचानक से बहकी बहकी बातें करने लगता है, बहका बहका व्यवहार करने लगता है, अब्यूज़िव हो जाता है, गाली गलौज करना,
घर से भाग जाना, नींद नहीं आना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, या एक कोने में अलग ही बैठ जाता है, खुद से ही बातें करने लगता है कि उसको कानों में आवाज़ें सुनाई देती है, उसको लगता है ओरिजिनल आवाज़ें बातें करता है, लोग दिखाई देने लगते हैं. So Really? this is Okay. schizophrenia. Another illness is addiction is again a big problem. क्योंकि एडिक्शन हर घर जिसमें नशा है, जिसमें बंदा या बंदी नशा करते हैं, पूरी फैमिली ब्रेक डाउन हो जाती है. क्योंकि आप फाइनेंशियली लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी इमोशनली बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, ऑब्वियसली बॉडी सफ़र करती है, लिवर किडनी फेल होती है, एक टाइम के बाद ब्रेन सफ़र करता है. तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ इलनेस. सारी इलनेस में पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, पर दिस इज़ अ इलनेस जिसमें फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. बच्चों का बचपन बिगड़ जाता है अपने पापा के चक्कर में, जिनके फादर्स अब्यूजिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, घर में रोज़ दारू पी के आते हैं, उन बच्चों का पूरा बचपन बिगड़ जाता है. मैम, इट वाज लवली हैविंग यू हियर. आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, थोड़ा उनको मेंटल अवेयरनेस आया होगा एंड हाउ टू केटर टू इट एंड हाउ टू डील विद इट. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग. थैंक यू.